हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके MGP 004 के उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर नहीं किया है। इससे पहले MGP 004 के 4 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उन वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर कमेंट करके पिन कर दूंगी। आप वहां से जाके वो बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बने हुए हैं। अगर आप MGP के ये 5 पार्ट्स के वीडियोस को थोरोली देख लेंगे, लर्न कर लेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स को, तो एग्ज़ाम में इसके अलावा आपसे कुछ और नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक्स यही रहेंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो आपको अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए आंसर्स को लिख के आना है। नाउ स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्सप्लेन गांधीज क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो महात्मा गांधी हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता की जो महात्मा गांधी हैं वो उसकी निंदा क्यों करते थे, इसको हम कुछ की पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। इसके बारे में जानकारी महात्मा गांधी के हिंद स्वराज नाम के जो वर्क है उनका, उसके अंदर हमें मिलती है। सबसे पहले जो महात्मा गांधी हैं वो बात करते हैं मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म की, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो भौतिक संपत्ति और उपभोक्तावाद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए जो महात्मा गांधी हैं वो उनकी आलोचना करते थे कि हमें कभी भी मटेरियल वेल्थ, आपको पता होगा प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि जो महात्मा गांधी हैं वो मटीरियलिस्टिक जो वेल्थ है उसके खिलाफ थे। सो ही बिलीव दैट दिस एम्फेसिस लीड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। उनका क्या मानना था कि इस सब के कारण क्या होता है कि जो लोग हैं उनके अंदर नैतिक और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनका पतन हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन की। महात्मा गांधी बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो थी उसके कारण औद्योगिकरण आया। पश्चिमी सभ्यता ही औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, और जो औद्योगिकरण है वो क्या करता है? औद्योगिकरण एक्सप्लॉइट करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, मानव श्रम है, उन सबको औद्योगिकरण क्या करता है? उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, शोषण करता है। इसके कारण उनके अनुसार आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी की। पश्चिमी सभ्यता के कारण जो आत्मनिर्भरता का मॉडल है, जो महात्मा गांधी बात करते हैं कि जो विलेजेस हैं उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए, विलेजेस को अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उसका लॉस हो जाता है। क्योंकि जब भी पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन गुड्स रेदर बीइंग सेल्फ सफिशिएंट्स। वो फॉरेन गुड्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ना कि वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। गांधी ने पश्चिमी मॉडल की आलोचना की, जिसने देशों और व्यक्तियों को औद्योगिक उत्पादों और विदेशी वस्तुओं पर निर्भर बना दिया बजाय आत्मनिर्भर होने के। एम्फेसिस ऑन फिजिकल कंफर्ट की बात करें तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो तो केवल शारीरिक आराम ही चाहते हैं, ठीक है, सुविधाओं पे वो लोग ज़्यादा जोर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूरल लाइफ, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अंदर तो लोग शहरीकरण को, औद्योगिक विकास को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण जीवन और जो कृषि है उसकी उपेक्षा करते हैं, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटीज़, जिसके कारण जो गांव के समुदाय हैं उनका डिक्लाइन होने लग गया है। भारत में भी ऐसा देखा जा सकता है। नाउ these points encapsulate Gandhi's fundamental disagreements with the principles and practices of Western civilizations। तो ये जो भी बिंदु मैंने आपको बताए, ये पश्चिमी सभ्यता के सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ बुनियादी असहमतियों को समाहित करते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी खुद की मान्यताओं और मूल्यों के दृष्टिकोण से देखा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है,
जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि फासिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो फासिज्म है, अगर आपने पहले हिटलर के बारे में सुना होगा, तो जो हिटलर था वो फासिज्म का सपोर्ट करता था, वो फांसीवादी था। उसके अलावा जो सोशलिज्म है वो सपोर्ट किया जाता था यूएसएसआर, जिसे आज आप रशिया कहते हैं, उसके द्वारा। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फासिज्म है और सोशलिज्म है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर है या वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन फासिज्म एंड सोशलिज्म इज कॉम्प्लेक्स। इनके बीच का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा जटिल है, एज बोथ आइडियोलॉजीज इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरीज। जो दोनों की दोनों आइडियोलॉजीज हैं ये कब आई थी? 20वीं सदी में आई थी, एज रिस्पॉन्सेज टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स ऑफ द टाइम। उस टाइम में जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऊंच नीच थी उसको ध्यान में रखते हुए। सो डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, देयर आर सम हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल लिंक्स बिटवीन दैम। इनके बीच में डिफरेंसेस तो हैं, बट स्टिल देयर आर सम हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल लिंक्स बिटवीन द टू। फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक्स हैं। सो कॉमन ओरिजिन्स एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास स्ट्रगल। Both fascism and socialism emerge as responses to the challenges posed by industrialization, capitalism and class struggle। यानी कि औद्योगिकरण, पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष द्वारा दोनों के दोनों उत्पन्न हुए हैं उनकी चुनौतियों के जवाब में। उन्होंने तेज़ी से आर्थिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न असमानताओं और सामाजिक विकृतियों को संबोधित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जो फासिज्म और सोशलिज्म है इनका क्या काम था? देखो, ये जब उभरे, जब क्या होता था कि जो आपके मजदूर वर्ग हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण होने लग गया, वर्ग संघर्ष होने लग गया, और आर्थिक तौर पे जो लोग हैं उनके बीच में जो डिवीज़न है वो बढ़ गया। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब, तो उस टाइम पे उसके रिप्लाई में फासिज्म एंड सोशलिज्म का उदय हुआ था। समाजवाद और फांसीवाद का दोनों का उदय जब ही हुआ था। और इन्होंने क्या किया? इनका काम ये था कि जो भी असमानताएँ हैं, सामाजिक विकृतियां हैं, जो किसके कारण आई हैं? जो हमने जल्दी जल्दी क्या किया है, आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनके कारण समाज में जो भी इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये दोनों शुरू हुए थे। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों शुरू क्यों हुए थे। नाउ ये दोनों के दोनों जो आइडियोलॉजीज़ हैं, दे बोथ आर एंटी लिबरलिज्म, यानी कि बोथ आइडियोलॉजीज रिजेक्टेड द लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द टाइम, इंक्लूडिंग इंडिविजुअलिज्म एंड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। ये जो दोनों की दोनों विचारधाराएं हैं ये उदारवाद को सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है। फासिस्ट सॉ दीज एज वीक एंड डिविजिव्स, व्हाइल सोशलिस्ट व्यूज दैम एज परपिचुएटिंग क्लास इक्वेलिटीज़। सो दोनों विचारधाराओं ने उस समय की उदार लोकतांत्रिक मूल्यों, जिसमें व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार पूंजीवाद शामिल है, को खारिज कर दिया। फांसीवाद इन मूल्यों को कमज़ोर और विभाजनकारी मानते थे, जबकि समाजवादी इन्हें वर्ग असमानता को बनाए रखने वाला मानते थे। अब हम बात करेंगे इनके आइडियोलॉजीज़ कहाँ पे ओवरलैप होती हैं, कहाँ पे ये दोनों सिमिलर बातें करते हैं। So both fascism and socialism utilize populist rhetoric and sought to mobilize the masses। दोनों के दोनों ने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की। They aim to create a broad base of support। इन्होंने एक ब्रॉड बेस बनाया, कॉमन पीपल से अपील की। इनके जो मेथड्स और गोल हैं थोड़े से अलग थे, लेकिन दोनों के दोनों ने क्या किया था? मास मोबिलाइजेशन किया था, यानी कि पॉपुलिज्म किया था। सो स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इन पॉइंट्स को एज इट इज़ ही लिख कर आएंगे ताकि उन्हें अच्छे मार्क्स मिल सकें। आपको क्या लिखना है? दैट बोथ फासिज्म एंड सोशलिज्म यूटिलाइज पॉपुलिस्ट रियोटोरिक एंड सॉट टू मोबिलाइज द मासेस। दे बोथ सॉट टू मोबिलाइज द मासेस। सो अब हम हिंदी मीडियम पे चलते हैं कि फांसीवाद और समाजवाद दोनों ने लोक लुभावन भाषणों का उपयोग किया और जनता को संगठित करने की कोशिश की। उन्होंने आम लोगों को आकर्षित कर एक व्यापक समर्थन आधार बनाने का लक्ष्य रखा। हालांकि उनके तरीके और उद्देश्य जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, ठीक है। यानी कि दोनों ने लोगों को लुभाना, भाषण देकर, बड़ी बड़ी बातें कर लोगों को अपने आप से जोड़ लिया था। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म की,
कि जो फांसीवाद है इज इंटेंसली नेशनलिस्टिक, राष्ट्रवादी है। जो फांसीवाद है वो राष्ट्रवादी है, प्रमोट करता है सुप्रीमेसी ऑफ नेशन स्टेट, जो कि राष्ट्र राज्य की बात करता है, एंड ऑफन एडवोकेटिंग फॉर रेशियल और एथनिक प्योरिटी, और जातीय शुद्धता की वकालत करता है। जबकि जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उस पर बेस्ड है, और उसका जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयवादी है। इन इट्स आउटलुक सीकिंग सॉलिडेरिटी अमंग द वर्किंग क्लासेस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, वो चाहता है कि जो श्रमिक वर्ग हैं उनके बीच एकजुटता हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इनको एज इट इज़ ही लिख कर आना है अगर फांसीवाद और सोशलिज्म के बीच में पूछा जाता है तो। अब हम बात करेंगे इनके हिस्टोरिकल इंटरेक्शंस की। तो थ्रू आउट हिस्ट्री फासिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट हैव ऑफन बीन इन डायरेक्ट अपोजिशन टू वन अनदर। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में ही रहा करते थे, खिलाफ ही रहा करते थे। फासिस्ट व्यूड सोशलिस्ट एज थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। जो फासिस्ट हैं उन्हें क्या लगता था कि जो सोशलिस्ट वाले लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नेशनल यूनिटी, देश की एकता के लिए खतरा है। वाइल सोशलिस्ट और फासिस्ट एज टूल्स ऑफ कैपिटलिस्ट ऑपरेशन। और जो सोशलिस्ट है वो कहते थे कि जो फासिस्ट है ये तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। सो दीज ऑल द पॉइंट्स दैट वाइल जो हमने अभी पढ़े हैं, इनसे हमें क्या पता चला कि फासिज्म एंड सोशलिज्म शेयर सम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इनके कुछ ऐतिहासिक संदर्भ हैं और सतही समानताएं हैं। उनके मूल सिद्धांत और लक्ष्य लेकिन जो है मूल रूप से भिन्न है। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारी MGP की जो सीरीज़ है उसका भी लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 to 5 सारे वीडियोस को अच्छे से देखना है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सारे पॉइंट्स को एक बार अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया कीजिए, एकदम शॉर्ट वे में, ठीक है, नोट्स बना लिया करिए। तो इससे क्या रहता है कि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी जाती है, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ। सो नाउ लेट्स डिफाइन पावर, राइट अबाउट गांधीज व्यूज़ ऑन पावर। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि पावर क्या होती है और जो महात्मा गांधी हैं उनके पावर पे क्या व्यूज़ थे। सो स्टूडेंट्स, पावर इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और कमांड अदर बिहेवियर्स, एक्शंस और बिलीव्स। जो पावर है वो क्या है? पावर इज़ द एबिलिटी। एबिलिटी किस चीज़ की? हमारी जो क्षमता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों पे कमांड करने की, दूसरों के एक्शंस और बिलीव्स पे कमांड करने की जो हमारी क्षमता है उसी को हम शक्ति कहते हैं। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति। अब हम बात करेंगे कि जो महात्मा गांधी हैं वो कहाँ पावर का यूज़ करते हैं, उनके हिसाब से पावर क्या है। गांधीज यूज ऑफ पावर, मॉरल एंड एथिकल पावर की गांधी जी बात करते हैं, जिसे वो सत्याग्रह कहते हैं। सो गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर वॉज रूटेड इन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। जो गांधी का शक्ति सिद्धांत है वह नैतिक सिद्धांतों में निहित है, प्राइमरी थ्रू हिज फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। और जो उनकी फिलॉसफी है सत्याग्रह की, उसके द्वारा वो मौलिक और नैतिक शक्तियों की बात करते हैं, ठीक है। उनका क्या मानना है कि जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है, बार बार इसके अंदर हम नॉन वायलेंट, सत्याग्रह, बस यही पढ़े जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी आंसर लिखना ना, उसके अंदर ज़रूर लिख के आना नॉन वायलेंस, सत्याग्रह लिख कर आना, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता चले कि गांधी जी ने कितनी ज़्यादा, हर जगह गांधी जी ने नॉन वायलेंस को घुसाया हुआ है। अब हम बात करेंगे एम्पावरमेंट ऑफ मासिस की। जो गांधी हैं वो चाहते थे कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो एम्पावर हो, एनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस एंड ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और चाहते थे कि जो वो लोग हैं वो आज़ादी की लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करें। वो क्या बिलीव करते थे कि जो रियल पावर है ले इन द कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड मॉरल अथॉरिटी ऑफ द पीपल। जो असली पावर है वो कहाँ आती है? जब लोग एकजुट हो जाते हैं, तो वो है एक पावर। तो इस तरह से गांधी जी बात करते हैं जनता के सशक्तिकरण की। गांधी ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके और स्वतंत्रता संग्राम में ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करके आम लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की। और उनका मानना था कि जो वास्तविक शक्ति है वो लोगों की सामूहिक ताकत और नैतिक अधिकार में निहित होती है। सो ही यूटिलाइज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसा, एज अ पावरफुल टूल। तो यहाँ पे जो उन्होंने अहिंसा को एक बहुत ही पावरफुल टूल रखा है अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। किसके खिलाफ? ऑपरेशन के खिलाफ, यानी कि अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ। शोइंग दैट पावर डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी कोर्सिव और वायलेंट। वो यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं? सिंपल सी बात ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप बल का प्रयोग करेंगे, आप वायलेंट हो जाएंगे। पावर को आप नॉन वायलेंटली भी दिखा सकते हैं।
So, in essence, Gandhi redefined power as a force for ethical and collective action, emphasizing moral integrity over coercion and violence. So, students, ये थे हमारे MGP का लास्ट वीडियो। MGP के जो बाकी के वीडियोस हैं 1 to 4, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिलता तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको वहाँ पर भी अलग से लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो आपको अगर अपनी तैयारी करनी है तो ये 1 to 5 सारे वीडियोस को अच्छे से देख लो और इनके शॉर्ट नोट्स बना लो। अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। अगर आप 2 या 3 घंटे भी मिनिमम अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो इस एग्ज़ाम में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में।